झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक ने आज इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी कर दिया है। इंटरमीडिएट के तीनों संकाय आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों में बच्चों ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है पूरे राज्य भर में। अभी हम जो साइंस के टॉपर हैं सक्षम मिश्रा उनके साथ मौजूद है। आपको बता दें कि पूर्वी सिंहभूम जिले में संयुक्त रूप से साइंस के दो टॉपर हैं जिन्हें 95.2% अंक जो है वो प्राप्त हुआ है। एक सक्षम मिश्रा भी हमारे साथ हैं और दूसरे टॉपर जो है वो कृष्णा रॉय हैं। ये आदिवासी +2 हाई स्कूल बगुर्दा के छात्र हैं। आपको बता दें कि साइंस की अगर बात करें तो साइंस में पूरे राज्य भर में 90,168 स्टूडेंट ने जो है वो इंटरमीडिएट की परीक्षा दी थी, जिसमें से 74,771 छात्र जो है वो सफल हुए हैं। ऐसे में 82.92% छात्र जो है वो सफल हुए हैं। और जो सक्षम मिश्रा है ये जमशेदपुर के आदिवासी +2 हाई स्कूल सीताराम डेरा के छात्र हैं और बारीडीह बस्ती में रहते हैं। इनके पिता जो हैं वो ट्यूशन टीचर हैं जो कि कक्षा 1 से लेकर के 10वीं तक के बच्चों को गणित और विज्ञान की शिक्षा देते हैं। और सक्षम मिश्रा जो है वो आगे चल के साइंटिस्ट बनना चाहते हैं और नाइजर इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं। अभी हमारे साथ सक्षम मिश्रा मौजूद है। हम सबसे पहले सक्षम से जुड़ते हैं जो कि पूर्वी सिंहभूम जिले के टॉपर हैं। क्या एक्सपेक्टेड था कि 95.2% मार्क्स जो है आप ले आ रहे हैं? हाँ, मतलब मैंने जैसा मेहनत किया था मुझे वैसा ही मिला है। और मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि ज़्यादा मिल गया, ऐसा नहीं है। जब मैं मैथ्स का एग्ज़ाम जैसे जब दे के आया था तो मैंने कैलकुलेट किया था खुद से भी, सर को ही फ़ोन करके बताया था कि ऐसा-ऐसा है। तभी मेरे दिमाग में था कि हाँ, मेरे सारे सही हुए हैं तो 100 आना चाहिए और 100 ही आया। तो मुझे उस चीज़ का बहुत अच्छा लगा और सैटिस्फैक्शन है कि मैंने ईमानदारी से अपना कोशिश किया था और जितना मैंने किया उतना ही मुझे मिला। किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया है आपको सक्षम? मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आया है और उसके बाद केमिस्ट्री में 97 आया है, बायोलॉजी में 96 आया है और फिजिक्स में 93 और इंग्लिश में 90। क्या एक्सपेक्टेड था या इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेड था? बाकी सब में तो मतलब यही था। इंग्लिश का एक थोड़ा-सा मुझे लगा थोड़ा-सा और बढ़ सकता था। मुझे लगा था इंग्लिश का बहुत अच्छा गया है। तो लेकिन तब भी ठीक है, 90 मार्क्स आया। कहीं हो सकता है कुछ गलती होगा जो मुझे नहीं पता चला। हाँ, बाकी सब तो मेरा एक्सपेक्टेड ही आया है। देख सकते हैं आपकी परिश्रमी बच्चे जो हैं उनको अगर 100 में 90 अंक भी प्राप्त होता है तो उनको लगता है कि थोड़ा कम है और थोड़ा आना चाहिए था। अब बताइए सक्षम कि आपने जो है इंटरमीडिएट को लेकर के तैयारी कैसे की? क्या आपका रूटीन था? कैसे आप पढ़ाई करते थे? क्या कुछ करते थे? पूरा दिन भर का रूटीन क्या रहता था आपका? ऐसे तो सुबह में उठ के ऐसे कुछ अगर डेली रूटीन जो किया सो किया। उसके बाद फिर हम लोग का स्कूल 9 से 3 स्कूल रहता था। स्कूल जा के फिर वहाँ पे मतलब ऐसे जैक कर जो मेरा तैयारी हुआ मैक्सिमम स्कूल के तरफ से ही मेरा कवर हुआ, क्योंकि स्कूल में टीचर लोग बहुत हेल्पफुल थे। उन्होंने बहुत सर एग्ज़ाम में क्या-क्या आता है, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सब कुछ उन्होंने बताया। टेस्ट स्कूल में सर लोग लेते थे जिससे हम लोग को पैटर्न पता चलता था। तो स्कूल वाले सर लोग का बहुत ज़्यादा योगदान है मेरा इस जो भी मार्क्स आया है। ऐसे घर पे आके तो मैं घर पे ऑनलाइन अपना पढ़ाई करता था। ऑनलाइन मैंने एक बैच लिया हुआ है, उसी से मैं पढ़ाई करता हूँ और वही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी मैं तैयारी कर रहा था साथ ही में। तो घर पे आके मैं उसकी तैयारी करता था ज़्यादा। ओवरऑल दिन भर में कितने घंटे पढ़ाई करते थे? ओवरऑल ऐसे 8 घंटे लगभग। 8। मतलब स्कूल के बाद 8 घंटे पढ़ाई करते थे? हाँ, घर पे तो करते थे। स्कूल के अलावा मतलब जिस दिन स्कूल गए हैं उस दिन अगर उस दिन तो जिस स्कूल से आते-आते शाम हो जाता था, तो उस दिन थोड़ा कम हो जाएगा। नहीं क कभी-कभी जैसे स्कूल नहीं गए या फिर सैटरडे, संडे कभी छुट्टी है, तो उस दिन 8-10 घंटे घर पे हो जाता है। आपने बताया कि स्कूल्स के अलावा जो है आप ऑनलाइन कोर्स भी आपने सेलेक्ट करके रखा था। ऑनलाइन में कौन सा कोर्स आप सेलेक्ट किए थे और किस मतलब वहाँ पे क्या कुछ आपको पढ़ाया जाता था? वो तो इसी के जो मेरा
जो अभी मैं एग्ज़ाम देने वाला हूँ आइज़र एप्टीट्यूड टेस्ट, उसी के लिए मैंने कोर्स खरीदा था। उसी में वो लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स जो है चारों सब्जेक्ट वो लोग पढ़ाते थे और वही एग्ज़ाम में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का लेवल है उसी लेवल पे वो लोग पढ़ाते थे। तो उसी का मैं क्लास करता था और उनका टेस्ट उस्ट देता था और अभी अभी तो एग्ज़ाम बाकी है देना। अभी जस्ट 1 मंथ बाद है जो एग्ज़ाम है, तो उसी की मैं तैयारी करता था। आइजर, हाँ। तो अब बताइए कि जो आइजर की आप तैयारी कर रहे थे और वो तैयारी आपके साइंस का जो 12th का एग्जाम था, इसमें कितना आपको मदद मिली इससे? सिलेबस तो सब सेम ही है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जो एम जो एमसीक्यू हो गया या फिर जो शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन सब आते हैं बोर्ड लेवल में, वो सब जो होता है वो हम लोग को काफ़ी कुछ जो रहता है वो थोड़ा ईज़ी हो जाता है, क्योंकि हम लोग थोड़ा-सा जो हम लोग का लेवल जो रहता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का थोड़ा-सा उससे ऊपर रहता है, तो उसके चलते हम लोग को उस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। और क्योंकि हम थोड़ा-सा उसके चलते स्पीड भी बढ़ता है, क्योंकि हम लोग का आदत होता है थोड़ा-सा ज़्यादा लंबा बनाने का। और साथ में मैंने बहुत सारा एग्ज़ाम से पहले ढेर सारा एमसीक्यू, जैसे हम लोग का 25 मार्क्स का एमसीक्यू आता है फिजिक्स केमिस्ट्री में, फिर मैथ्स में 30 मार्क्स का एमसीक्यू आता है, तो ढेर सारा एमसीक्यू मैंने प्रैक्टिस किया था। और सर लोग ने जैसे मैथ्स में सर ने मुझे बताया था कि हाँ इस चैप्टर से लॉन्ग आंसर आते हैं अक्सर, तो मैंने देखा कि हाँ इस चैप्टर से आते हैं, तो मैंने उस चैप्टर के बहुत सारे लॉन्ग आंसर काफ़ी कर लिए थे, जिससे मेरा क्लियर हो गया था कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं बना लूँगा। ऐसा हुआ भी, जैसे इस बार मैथ्स में एक क्वेश्चन आया था अनएक्सपेक्टेड, मतलब किसी को कुछ मैं उम्मीद नहीं था, वो वहाँ से कोई आता नहीं था अक्सर। लेकिन क्या हुआ कि मैंने क्योंकि उस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से किया था, जी। तो मुझे लगा एग्ज़ाम में देते समय मुझे लगा कि हाँ ये मैं कोशिश कर सकता हूँ। क्योंकि और एक जो था एक और क्वेश्चन था लॉन्ग आंसर में ही मैथ्स में, वो मुझे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग लग रहा था कि कुछ गलती हो जाएगा। तो मैंने आज सोचा कि चलो नया क्वेश्चन ट्राई करता हूँ, और वो मैंने बनाया और वहाँ पे मैंने ट्राई किया और सही हो गया। चलिए, पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस के अलावा ऑफलाइन भी ट्यूशन लेते थे आप? नहीं, ऑफ़लाइन तो हम कहीं नहीं गए। जैसे अभी-अभी आपके घर आए तो मुझे पता चला कि आपके पिताजी जो हैं वो क्लास 1 से लेकर के 10 तक के बच्चों को साइंस और मैथ्स पढ़ाते हैं। तो फादर का टीचर होना, शिक्षक होना, ये आपके लिए कितने फ़ायदेमंद रहा? 9-10 में तो मैं पापा से बहुत मैथ्स पढ़ता था। 9-10 में मैथ्स पापा से ही पढ़ा है मतलब। और ऐसे 11th-12th में तो मैं फिर ऑनलाइन स्विच हो गया, तो 11th-12th में पापा से उतना नहीं पढ़ा, लेकिन पापा का तो बहुत योगदान था ही। और क्योंकि पापा टीचर हैं तो पापा को पढ़ाई का महत्व अच्छा से पता है, तो घर में भी कोशिश करते थे कि जितना हो सके उतना इसको पढ़ाई का माहौल मिले, कि घर पे रह के पढ़ाई कर रहा है तो बच्चा को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ में पापा जो हैं बहुत ज़्यादा हेल्प किए, और घर पे भी मम्मी को या बहन को सबको समझाए कि उसको पढ़ाई करने में कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ पापा का मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ, क्योंकि पापा भी इसी सेक्टर से जुड़े हुए हैं पढ़ाई से, तो उनको पता है कि बच्चे को क्या-क्या दिक्कत आती है, क्या-क्या प्रॉब्लम आती है, तो उन पापा का एक्सपीरियंस से मुझे बहुत हेल्प मिला। अभी जब मैं आपके पापा से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि आप पहले जेपीएस में थे और उसके बाद कोरोना काल के समय जब घर की आर्थिक स्थिति जो है वो हालात बदले, उस दौरान आपको आदिवासी +2 हाई स्कूल में दाखिला आपका कराया गया। तो ये जो बीच का सिचुएशन था, क्या इस दौरान पढ़ाई में किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन महसूस किया आपने या फिर सब कुछ सामान्य रहा? देखिए, एक चीज़ मैं बोलूँगा कि जैसे काफ़ी लोग को लगता है कि हाँ, कि जैसे अभी मुझे बहुत जन एक और अभी सुबह में फ़ोन किए थे तो बोल रहे थे कि आप सीबीएसई में थे तो फिर यहाँ पे क्यों आ गए? गवर्नमेंट स्कूल में क्यों आ गए? लेकिन कई मायनों में मुझे जैसे 2 साल हो गया है, मुझे लगता है कई मायनों में मेरा पुराने स्कूल से यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे मतलब कि वहाँ पे टीचर्स एकदम प्रोफ़ेशनल थे, कि मतलब गए और आए, क्लास में पढ़ाए, गए, और बाकी उससे बाहर कोई मतलब नहीं है। जी। यहाँ पे जितने सर लोग हैं मतलब कि टीचर टीचर से ज़्यादा फ्रेंड जैसा रहते थे। मतलब कि उनसे मैं पढ़ाई का प्रॉब्लम हो या कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो या फिर कुछ अगर घर में भी प्रॉब्लम चल रहा है तो वो भी मैं शेयर करता था, और वो बहुत अच्छे से समझाते थे, सॉल्यूशन देते थे। और घर पे मैं कभी घर से फ़ोन कर दिया कि हाँ सर ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसे बोले कि हाँ व्हाट्सएप भेज दो हम बता देंगे। या मतलब कि सर लोग जो यहाँ पे थे बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव, और मतलब कि
मेरे को बहुत अच्छा लगा और बहुत मानते भी मतलब थे। सक्षम हाँ। ये कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों के जो सीबीएसई के टीचर थे उससे अच्छा झारखंड के जो सरकारी स्कूलों के जो शिक्षक हैं हाँ। वो ज्यादा बच्चों को गाइड करते हैं। हाँ, एक तरह से मतलब मुझे लगा कि वो ज़्यादा फ्रेंडली होके हम लोग के साथ रहे और उसके चलते हम लोग टीचर से खुल पाए और अपना प्रॉब्लम अच्छा से बता पाए। ऐसे पहले होता था कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो स्कूल में प्रोफेशनल सर लोग हैं, उतना कुछ बातचीत होता नहीं है, तो आदमी कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट होने के चलते टीचर लोग का आदमी डर के कुछ बोलता नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या होता था कि सर लोग बिल्कुल फ्रीली रहते थे, फ्रेंडली रहते थे, तो हम लोग अपना प्रॉब्लम अच्छा से बता पाते थे, क्या दिक्कत हो रहा है, कौन सा प्रॉब्लम नहीं बन रहा है। जैसे कभी-कभी लगता है कि हाँ, कि ये सर को बोलें कि ये प्रॉब्लम नहीं बन रहा है, तो बोले क्या इतना छोटा प्रॉब्लम नहीं बन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सर लोग बहुत अच्छे से समझाते थे, कोई छोटा-छोटा प्रॉब्लम हो, लेकिन सर लोग उसको अच्छा से लेके समझाते थे और बताते थे कि कहाँ चलिए पे ठीक क्या है, है। अपनी सफलता का श्रेय जो है किसको देंगे आप? सफलता का श्रेय तो मम्मी-पापा मेरे जो हैं उन्होंने मेरे इतना अच्छा माहौल दिया पढ़ने का, उसके बाद फिर मैं टीचर्स जो हैं इतना हेल्प किए और सबसे सबसे ज़्यादा तो धन्यवाद ऊपर वाला का है कि वो ऐसे ऐसे लोग मुझे दिए ऐसे ज़िंदगी में कि नहीं तो ऐसा भी हो सकता था कि कोई लोग मिलते जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करते, ऐसे दोस्त हो सकते थे। लेकिन दोस्त भी अच्छे मिले, टीचर्स भी अच्छे मिले, पेरेंट्स भी मेरे इतने अच्छे हैं, तो सब सबका श्रेय है और भगवान का भी है कि मुझे ऐसा चलिए ठीक है। मिले। सक्षम सोशल मीडिया यूज करते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट है आपका? नहीं, सोशल मीडिया नहीं चलाते हैं। क्या मानते हैं सोशल मीडिया जो आज का दौर है हाँ। इसमें छात्रों को कितना डिस्ट्रैक्ट कर सकता है या करता है? डिस्ट्रैक्ट तो बहुत जैसे हम लोग जो पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे ख्याल से जो होता है वो है क्यूरियोसिटी होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए बच्चे के अंदर। और हम ये चीज़ नोटिस करते हैं कि मतलब जैसे-जैसे बच्चा लोग जो सोशल मीडिया में जो शॉर्ट कंटेंट जो आ गया है, रील्स देख रहे हैं, इससे क्या होता है ना कि हम लोग बार-बार उसको देखने के लूप में फँस जाते हैं। इससे क्या होता है हम लोग का दिमाग हर समय भरे रहता है और जब दिमाग भरे रहेगा तो कहाँ से जिज्ञासु कुछ दिमाग में सवाल आएगा। तो ये चीज़ मेरे को नहीं पसंद है और इसके मैं तो बोलता हूँ कि बल्कि अगर खाली टाइम है तो बैठ जाओ कहीं पे शांति से बिना फ़ोन छोड़ के। मतलब ना आप देखेंगे मैं कि बहुत सारा साइंटिफिक स्टडी भी हुआ है कि मतलब बोर होना भी ज़रूरी है। मतलब जैसे आइंस्टाइन को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गार्डन में घूमते-घूमते आया था दिमाग में, आर्किमिडीज़ को नहाते हुए आया था दिमाग में। यानी कि सोशल मीडिया चलाने से क्या हो रहा है कि सारा बोरियत लोग जो है ख़त्म कर चुके हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि दिमाग में कोई दूसरा जिज्ञासु सवाल आ ही नहीं रहा। अच्छा, यानी कि शशांक माफ करिएगा, सक्षम भी बोर होते थे और अपनी बोरियत को दूर करने के लिए और क्या-क्या हॉबीज है सक्षम आपकी और क्या-क्या करना पसंद करते हैं आप? मुझे गाना गाना बहुत पसंद है। चलिए बहुत बढ़िया है। गाना के अलावा भी कोई शौक है या फिर केवल पढ़ाई और गाना गाना? ऐसे तो खेलने के लिए तो ऐसे हम लोग स्कूल में क्रिकेट खेलते ही थे और ऐसे घर पे बैडमिंटन भी खेलते हैं और ये सब होता है। ऐसे नहीं तो जैसे अगर मेरा कभी होता है कि मैं पढ़ रहे अगर मन नहीं लग रहा है तो कभी-कभी घूमने के लिए मंदिर-वंदिर भी जाते थे। चलिए, आपसे बातचीत हो रही थी आपके फादर ने भी बताया कि आपका गोल जो है साइंटिस्ट बनना है। नाइजर और आइजर 2 इंस्टीट्यूट है। आप कैसे मतलब अपने गोल को पाने के लिए क्या आपने रोड मैप तैयार किया है? क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? वहाँ तक आप कैसे पहुँचेंगे और क्या कुछ करना चाहते हैं साइंटिस्ट बनकर? अभी तो अभी तो जो हमारे को जैसे कि मैंने जो कोर्स लिया हुआ है तो उनमें सर लोग पढ़ा रहे हैं, टेस्ट होता है, उसके बाद फिर रोज़ प्रैक्टिस पेपर्स मिलते हैं तो उसमें मैं प्रैक्टिस पेपर में जो प्रॉब्लम्स मिलते हैं वो सब मैं सॉल्व करता हूँ आजकल। और अभी तो वही रूटीन चल रहा है, अभी तो सुबह शाम उसी में लगा हुआ हूँ और अभी तो वहाँ जाके मैं और अपना इंटरेस्ट को और खोजूँगा कि और किस पर्टिकुलर फ़ील्ड में मेरा ज इंटरेस्ट है ज़्यादा बन रहा है। क्या साइंटिस्ट ही क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि मतलब कि
मुझे अच्छा लगता है कि हम मुझे ये चीज़ जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि आखिर ये चीज़ क्यों हो रहा है। जैसे कई चीज़ होता है, जैसे जो इंजीनियरिंग फील्ड है उसमें क्या होता है कि हम लोग जो हमको पता है कि हाँ ये ऐसे ऐसे होता है, उसको अप्लाई करके हम कैसे मशीन बना रहे हैं, वो इंजीनियरिंग फील्ड का काम है। आज के समय में आपके आसपास ऐसी क्या कुछ घटनाएं होती हैं जो आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे जैसे जब हम कई तरह के अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं जो जैसे कि लोग जो पहले जो इवोल्यूशन हुआ है और लोग जो अलग अलग तरह के जगह पे अलग अलग उनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, तो ये कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, क्यों क्यों पेड़ क्यों खाली इंसान ही जो है वो इतने इवॉल्व हुए हैं, पेड़ पौधे क्यों ऐसे ही हैं, जानवर सब और जो हैं वो जो उनका पैटर्न जो इवोल्यूशन का अलग हुआ है, इंसान अलग है। उसके बाद फिर पहले और लोग थे, या फिर खाली धरती पे ही क्यों है इंसानी, और भी कहीं पे होना चाहिए था जीवन को, क्योंकि इतना बड़ा पूरा यूनिवर्स इतना बड़ा है। और यानी कि आप जो चीज देखते हैं उसमें क्वेश्चंस आपके दिमाग में क्रिएट हाँ, रहता है ना, कि ये ऐसा तो क्यों? हाँ। और यही हम लोग पढ़ाई में भी यही करते हैं कि जब जैसे सर कुछ बता दे कि हाँ ये ऐसे होना चाहिए, तो हम लोग सोचते हैं कि अरे ऐसे क्यों होना चाहिए, ये भी तो बताओ। तो स्कूल तो में भी ऐसे ही खूब सवाल करते हैं? स्कूल में सवाल करते हैं, स्कूल में नहीं क्लियर हुआ तो फिर घर पे आके पूछे, नहीं तो आजकल तो एआई का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जो भी क्वेश्चन डाउट रहा तो उसमें एआई से काफ़ी हेल्प मिलता है, पूछते हैं। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे देखते हैं सक्षम? चूंकि खुद साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, और इंटेलिजेंस की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या कुछ रोल है, क्या समझते हैं आप? मतलब कि वो एक टूल है जिसका हेल्प करके हम, देखिए वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो उसके पास इंफॉर्मेशन है, डाटा बहुत सारा है उसके पास। वो जितना डाटा उसके पास है उतना और कोई इंसान सेव करके नहीं रख सकता है। लेकिन वो कोई नई चीज़ को नहीं खोज सकता है। कभी उसके दिमाग में ये सवाल नहीं आएगा जैसे हम मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है, ये सवाल उसके दिमाग में नहीं आ सकता है। क्योंकि यही अंतर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो हमारा इंसानी जो इंटेलिजेंस है, इसमें यही अंतर है कि हमारे अंदर क्यूरियोसिटी है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है। उसके अंदर हमारे द्वारा डाला गया नॉलेज है। तो वो एक टूल के जैसे यूज़ हो यानी सकता है, कि जैसे कैलकुलेटर है, कंप्यूटर है। यानी कि सक्षम ये कहना चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके द्वारा दी गई जानकारी को ही और थोड़ा बेहतर बना सकता है, कुल मिला हाँ, के। बेहतर बना सकता है। ऐसे तो ज़्यादातर जो हमारी जानकारी उसी को देता है। चलिए हाँ। ठीक है, एक आखिरी सवाल लेते हैं आपसे। और जो बच्चे अब 12th की तैयारी करेंगे, साइंस को अपना स्ट्रीम चुनेंगे, उनके लिए क्या कुछ आपका संदेश है? कैसे पढ़ें, क्या कुछ तैयारी करें, कि कैसे गोल सेट करें, क्या कुछ कहेंगे? गोल तो आपको जैसा इंटरेस्ट है, जैसे कई बार लोग जो होते हैं अपने मन में क्या इंटरेस्ट है उसको छोड़ के बाकी सोसाइटी क्या बोल रहा है, पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, उस पे ज़्यादा ध्यान दे के अपना डिसाइड करते हैं कि हाँ मुझे ये गोल सेट करना है। लेकिन मैं बोलूँगा कि नहीं, वो आप अगर अभी सेट कर रहे हैं गोल जो आपको सोसाइटी के द्वारा इंस्पायर्ड है, या फिर आप किसी के दूसरे के द्वारा इंस्पायर्ड है, और आगे चल के आप अगर उस लाइन में फिर नहीं अच्छा आपको लगेगा तो फिर आप उन्हीं को कोसेंगे, और आप आखिर तो लाइफ आपका ही खराब होगा। तो आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसी चीज़ में अपना गोल बनाइए। और दूसरी बात है कि हमारे अभी फ़िलहाल जैसे मेरा अपना भी प्रॉब्लम है, और हमारे जितने भी हम मेरे जनरेशन के बच्चे हैं सबका यही प्रॉब्लम है कि हम लोग ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब है कि हम लोग डिसाइड किए हैं, मान मान लीजिए हम डिसाइड किए कि हमको यहाँ जाना है। साइंटिस्ट तो ओवर थिंकर होते ही हैं, तो क्या ओवर थिंकिंग को कैसे देखते हैं आप? मतलब ठीक देखते हैं या गलत देखते हैं? ओवरथिंकिंग मतलब एक नेगेटिव भी हो गया, एक पॉजिटिव भी हो गया। हाँ। मतलब कि हम ये करेंगे, होगा कि नहीं होगा, हम लोग इसी के बारे में सोचते हुए आधा टाइम निकाल देते हैं। जबकि उससे केवल केवल यही सॉल्यूशन केवल यही है कि हम एक्शन क्या ले रहे हैं, अपने गोल के प्रति एक्शन क्या ले रहे हैं। लेकिन हम लोग ज़्यादातर समय जो मेरा जनरेशन में जो प्रॉब्लम है कि ज़्यादातर समय हम लोग गोल के बारे में केवल सोचने में ही निकाल देते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगा कि सब कोई आजकल जो है, मैं देखता हूँ कि शॉर्टकट खोजने की कोशिश करते हैं, और सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। चलिए ठीक है, अभी हमने सक्षम मिश्रा से बातचीत की। ये जमशेदपुर के साइंस टॉपर है, 476 अंक इन्हें हासिल हुए हैं।
जिसके साथ इन्होंने 95.2% अंकों के साथ जो है वो पूर्वी सिंहभूम जिले में टॉप किया है साइंस स्ट्रीम में, और आगे चल करके साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। और चूंकि इनके दिमाग में कई क्वेश्चन मार्क हैं और उनको ये क्लियर करना चाहते हैं, जिसके लिए इन्होंने साइंटिस्ट बनने का फैसला लिया है। और साफ शब्दों में कहना है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो इसके लिए कोई शॉर्टकट जो है वो काम नहीं करता। आपको जो है इसके लिए कड़ा परिश्रम जरूर करना पड़ेगा। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM